जय श्री राम। कैसे हैं आदरणीय मित्रों? आप आशा है कि आप स्वस्थ हैं, सानंद हैं और साथ ही साथ हमारी वीडियो से बराबर लाभान्वित हो रहे हैं। तो मित्रों, आज हम एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं आपके सामने, और इस विशेष चर्चा में आप देखेंगे कि सबसे बड़ी बात क्या है। सबसे बड़ी बात भारत ही नहीं बल्कि इस दल के कार्यकर्ताओं के सदस्यताओं के आंकड़ों के अनुसार ये दल विश्व भर का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और इसलिए जब बात होती है कि भी भारतीय जनता पार्टी जो है ये कैसे और क्या कुछ आगे बढ़ती जा रही है, या इसके स्वरूप में कितना विस्तार आया है। मित्रों, मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और कोशिश ये रहेगी कि आज के विषय को आज आपके सामने इस तरीके से रखें कि आपको भी लगना चाहिए कि विषय के साथ पूरी तरह से निर्वहन हुआ है, उसका न्याय हुआ है। और जैसा कि हमने कल आपके साथ ये बात कही थी कि देखिए, हम आपके सामने आज चर्चा करेंगे और वो चर्चा होगी कि भारतीय जनता पार्टी पर क्या कोई बड़ा संकट आने वाला है, और अगर आने वाला है तो उसका क्या स्वरूप है। और दूसरी बात यह है कि वो संकट कब तक आ सकता है, अभी कुछ ही समय में, महीने 2 महीने में, या फिर आगे और समय लगेगा। इन दोनों बातों को, तीनों बातों को हम इकट्ठा आपके साथ में लेंगे। और मित्रों, हमारा निवेदन ये है कि अगर अभी भी आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि हमारे साथ, हमारे इस कार्यक्रम के साथ आपका जुड़ाव जोरदार और जीवंत रह सके। वास्तु कंसल्टेंट मानवेंद्र नाथावत जी, जय श्री राम, हार्दिक स्वागत है आपका। भाई, आज तो उम्मीद है कि साउंड बढ़िया आ रहा होगा, तनिक बताइएगा जिससे हमें भी तसल्ली हो जाए। क्योंकि कल बहुत परेशान किया था साउंड ने। तकनीकी मामला है, मशीनों का मामला, इंसानों का मामला तो है नहीं कि हाथ जोड़कर मना लें। मित्रों, मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की आज के समय में इस देश में चर्चा करना राजनीतिक रूप से बहुत आवश्यक हो गया। इतना आवश्यक हो गया कि जितना लोकतंत्र की चर्चा करना आवश्यक हो गया है। क्योंकि पिछले 10 वर्षों से लगातार पूर्ण बहुमत की, पार्टीगत बहुमत की, गठबंधनगत बहुमत की सरकार चल रही। इस बार ये सरकार आ गई गठबंधनगत बहुमत में, पार्टीगत बहुमत की ये सरकार नहीं है। धन्यवाद मानवेंद्र जी, नहीं है। तो इसके साथ साथ एक और बात है कि जो दल इतना सशक्त और इतना बड़ा हो, तो कम से कम भारत जैसे देश के लोकतंत्र में उस दल की बात करना तो समीचीन रहेगा ना, बल्कि समय समय पर उस दल से संबंधित बातें भी होनी चाहिए और होती रहनी चाहिए। तो देखिए, एक तो आपसे हमारा निवेदन ये है कि भाई जहां तक हो सके अपनी ओरिजिनल आईडी से यहाँ आए। ये प्रतीकात्मक और दूसरी आईडी से बातें तो पता नहीं चलता कि कौन आया है। और जिन्हें हम नहीं जानते वो लोग अपनी ओरिजिनल आईडी से आए, नाम के साथ आए, नहीं तो अपना नाम और स्थान अवश्य लिखें। अभी हर हर महादेव, धन्यवाद, जय श्री राम, स्वागत, लेकिन क्या पता चल रहा है कि कौन आया और कहां से आया है। तो आईडी आपकी अगर ओरिजिनल हो तो बढ़िया, वरना आईडी जो भी हो यहाँ कर अपना नाम लिखें और उसके बाद में लिखें कि आप कहाँ से, अगर आप पहली बार आ रहे हैं कार्यक्रम में। और जितनी बार भी आए तो कम से कम आप, हाँ सुधीर बोरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब आई ना पहचान में। तो क्या होता है कि जब आप अपना नाम और स्थान लिख देते हैं ना, तो आपसे एक पहचान बन जाती है, एक आत्मीय रिश्ता बन जाता है। वरना वो अंधेरी रातों में, सुनसान रातों को, वो जगह आदमी निकलता है मास्क पहनकर, पता ही नहीं चलता ये किसकी आइडिया, कौन है। तो सुधीर बोरा जी, जय श्री राम, स्वागत है आपका, बने रहिए हमारे साथ में। तो भारतीय जनता पार्टी की जब हम बात करते हैं तो इस बात को यूं लीजिए कि हम कम से कम जीवंत लोकतंत्र के सबसे बड़े दल की, सबसे बड़े खंभे की बात कर रहे हैं। खंभा मतलब पार्टी के रूप में। आज हमने आपसे ये वचन किया था कि हम बात करेंगे कि भाजपा पर क्या कुछ झटके आ सकते हैं। अब ये झटकों वाली जो बात है ना, संकट वाली बात,
भाजपा पर बड़ा संकट आने वाला है। अब ये इस चीज को यूं देखिए कि डॉक्टर प्रदीप साहू जी, जय श्री राम, स्वागत है आपका। ये यहाँ भाजपा पर बड़ा संकट आने वाला है, इसके आगे प्रश्न चिन्ह है, और वो भी एक नहीं तीन, यानी बहुत बड़ा प्रश्न है जो आज मुंह बाए खड़ा है भाजपा के भी और राजनीति के भी। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि वैसे तो लोकसभा चुनाव से पहले से ही उठापटक जैसी बातें भाजपा में दिखाई दे रही हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद में तो जिस तरीके की देशव्यापी उठापटक दिख रही है, और लोकसभा चुनाव का जो परिणाम जिस ढंग का रहा है, उस ढंग के परिणाम से ये बात आने लगी है सुरसुराहट के रूप में, थोड़ी सी फुसफुसाहट के रूप में पूरे देश में कि भाई भाजपा का अब क्या होने वाला है, क्या कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। और इसीलिए आप लोगों का ये प्रश्न था, आप लोगों की ये फरमाइश थी कि इस तरीके का एक कार्यक्रम किया जाए। हालांकि हमने इसका एक आंशिक रूप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में किया था कि क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से विदा हो रहे हैं या बने रहेंगे। लेकिन आज हम जो है आपके सुझाव पर बात कर रहे हैं, ये बात है समूची भाजपा के अगले 2.5-3 साल 3.5 साल के भविष्य की। ये साधारण बात नहीं है मित्रों। हुआ क्या कि इस देश में आजादी के बाद में जब पहली बार 1952 में चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव, संसदीय चुनाव हुए, तो उस चुनाव से पहले जनसंघ नाम से एक राजनीतिक दल हुआ करता था, और 1952 में उसकी अपनी हिंदुत्ववादी विचारधारा के बाद भी उसे मात्र 3 लोकसभा सीटें मिली। अब जनसंघ जो है वो 1951 में बना था, और 1951 में बने जनसंघ के मामले में अगर हम बात करें तो हुआ क्या था, दीपंकर गांधी, जय श्री राम, हार्दिक स्वागत है आपका। तो हुआ ये था कि 1951 में जनसंघ बना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था। ध्यान ये दीजिएगा, ये वही बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस बंगाल में राज्य करने के लिए विधानसभा चुनाव जीतकर राज्य में सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत प्रयत्न कर रही है। मनीषा चौहान जी, जय श्री राम। उसके बाद हुआ क्या कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान, 2 झंडे नहीं चलेंगे, 2 निशान मतलब झंडे नहीं चलेंगे, और कश्मीर के जो अलगाववादी प्रावधान थे संविधान में, उनके विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मना किया गया कि आप, उन्होंने कहा था मैं कश्मीर जाऊंगा, ऐलान किया कूच का, तो उन्हें मना किया गया था कि आप कश्मीर नहीं जाएं। वे गए, गिरफ्तार कर लिए गए, पता नहीं कैसे रहस्यमय ढंग से जेल में उनकी मृत्यु हो गई। अब सरकारें जब कुछ मैनेज करने पर आती है तो फिर मौत का कारण तो कुछ भी बता देती है, वो फर्क नहीं पड़ता। सरकारों को कोई एक कारण बताना होता है, और उस समय जनसंघ इतना मजबूत था भी नहीं कि देश भर में इस बात को लेकर कोई आंदोलन हो जाए। उनके बाद यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय बने जनसंघ के अध्यक्ष, और 1965 में उपाध्याय जी ने अपना वैचारिक सिद्धांत दिया, एकात्म मानववाद। उसके बाद फिर जनसंघ की सीटें बढ़ती भी गईं, और ऐसा भी हुआ कि जब इमरजेंसी का विरोध हुआ, आप इमरजेंसी पर लिखा गया हमारा राजस्थानी नाटक दिल्ली दिल्ली कित्ता कोश, और हिंदी अनुवाद इसका मैडम बादशाह पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसी कैसी स्थिति रही। फिर जब इंदिरा सरकार ने इमरजेंसी उठाई और उसके बाद में चुनाव की घोषणा कर दी अचानक, ये सोचकर कि विपक्ष तो बिखरा हुआ है, और बिखरे हुए विपक्ष में क्या होगा, हमारी पार्टी कांग्रेस जीत जाएगी। मनोज बिरला जी, स्वागत है, जय श्री राम। लेकिन हुआ ये कि 1900 लेकिन हुआ ये मित्रों की इंदिरा गांधी के अनुमान के विपरीत 1977 के चुनाव से पहले सारे विपक्षी दल एक हो गए और जनता पार्टी का गठन किया। उसमें चौधरी चरण सिंह वाला दल भी था, क्रांति दल राक्रांत था, वो था, बाबू जगजीवन राम का दल था, कम्युनिस्ट भी इधर से आ गए थे, जनसंघ की बहुत बड़ी भूमिका थी। नानाजी देशमुख ने जो भूमिका निभाई वो तो अविस्मरणीय थी।
और एक जनता पार्टी नाम से दल का गठन किया गया। दल की सरकार बनी। मोरारजी देसाई तमाम उठापटक करते हुए बाबू जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह की आपसी जो दुश्मनी या राजनीतिक विरोध है उसे देखते हुए वो मौके का फायदा मिला और मोरारजी भाई देसाई बन गए प्रधानमंत्री। उसके बाद थोड़ी सी सरकार चली, लेकिन चौधरी चरण सिंह को इधर चैन नहीं था क्योंकि उनके हिसाब से वे प्रधानमंत्री बनने थे। इधर बाबू जगजीवन राम को चैन नहीं था। एक आदमी जाटों का मसीहा अपने आप को बता रहा था, दूसरा दलितों का मसीहा, और मसीहा नाम की कोई चीज इस देश में होती ही नहीं है राजनेताओं में, ये वो दोनों ही भूल गए थे। और इधर राजनारायण नाम से जो कभी तो कहते थे मैं मोरारजी का हूं और कभी कहते थे चौधरी चरण सिंह का हनुमान हूं, और सरकारें दोनों की गिरवा दी। हुआ ये कि चौधरी चरण सिंह ने अपनी उस महत्वाकांक्षा, प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के चलते जोर मारा और कुछ और लोगों का साथ भी मिल गया और ये बात हवा में उड़ाई गई कि भाई जनसंघ वाले तो आरएसएस के भी सदस्य हैं। अब एक ही व्यक्ति दो पार्टियों का सदस्य कैसे हो सकता है? एक तरफ तो आरएसएस का सदस्य है, दूसरी तरफ वो जनसंघ का। तो इसका जवाब ये दिया गया कि भाई आरएसएस तो एक सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है, उसका राजनीति से क्या लेन देन, और कोई भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता किसी भी सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन का सदस्य बन सकता है। लेकिन ये बात मानी नहीं गई। इधर जो युवा तुर्क कांग्रेस के आए थे और जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे चंद्रशेखर, तो वो एक अलग ही राग अलापने लगे और ये खींचतान इतनी बड़ी कि फिर सरकार गिर गई। सरकार गिर गई और जनसंघ तो चूंकि जनता पार्टी माने पर अपना लोप कर चुका था, इसीलिए फिर क्या हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य वरिष्ठ लोगों ने यह तय किया कि नया दल बनाया जाए और 6 अप्रैल 1980 रविवार को दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ तो उसमें एक बात आप साफ तौर पर देखिए क्या है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के 6 अप्रैल 1980 का मूलांक हुआ, क्षमा कीजिएगा, मूलांक हुआ 6 और भाग्यांक 1, लेकिन इस पार्टी के गठन का दिन क्या है, ये हम ये तो नहीं कह रहे कि भाई ये अटल जी ने, आडवाणी जी ने और बड़े लोगों ने, सुंदर सिंह भंडारी थे, भैरव सिंह जी थे, इन लोगों ने पार्टी की स्थापना करते समय मुहूर्त वगैरह पंडितों से नहीं लिया या अच्छा मुहूर्त नहीं पूछा, हम ये तो नहीं कह रहे, क्योंकि सब समझदार लोग थे, धार्मिक आस्था वाले लोग थे। इन सब में थोड़ा कम्युनिस्ट छाप जो व्यक्ति थे वे अटल जी थे, कम्युनिस्ट नहीं, कम्युनिस्ट छाप। तो ये तो कहना संभव नहीं है कि इन्होंने किसी से राय नहीं ली होगी मुहूर्त की, लेकिन जो भी था, रविवार के दिन के अंक होते हैं 1 और 4। अब वो 1 और 4 जो होते हैं पितृदोषग्रस्त होते हैं, और पितृदोषग्रस्त का मतलब है कि 1 और 4 में भाग्यांक 1 है पार्टी का, ये 1 4 का विरोधी है, और पार्टी का मूलांक 6 है, ये 1 और 4 दोनों का विरोधी है। अब पार्टी का स्थापना का जो चलित अंक है वो 21 मार्च से 20 अप्रैल तक 9 होता है, उस 9 का पार्टी का मूलांक 6 विरोधी है और वो 9 पार्टी के मूलांक 6 का विरोधी है। एक बात और, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब ये पार्टी बनाई और इसका जो नाम रखा, उस नाम में नामांक 2 बन गया। बहुत अच्छा रहता कि ये नामांक 2 की बजाय 1 बनता या फिर 3 बनता। खैर, मासांक अप्रैल का महीना तो 4 का अंक आ गया। ध्यान दीजिए रविवार के अंक क्या बताए अभी आपको, 1 और 4, और पार्टी का भाग्यांक 1 है और मासांक 4 है। अब यहां पर बात करें तो पार्टी का वर्षांक 9 है, चलित अंक भी 9 हो गया, तो 2 बार 9 हो गए। ये 2 बार 9 मूलांक 6 के साथ विरोधी है, वो 6 इनका विरोधी है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि पार्टी के जूझने की बातें बढ़ जाती है, अवस्थाएं। अब इस बात को यूं लीजिए कि पार्टी जब पहले ही प्रथम ग्रासे मक्षिका पात है, पार्टी ने 5वें साल में जब पहला लोकसभा चुनाव लड़ा, वो लोकसभा चुनाव था दिसंबर 1984, जब 31 अक्टूबर को उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके अंगरक्षकों ने गोली मार दी थी और उसी दिन उनका देहांत हो गया था। तो उसके बाद में फौरी तौर पर बिठाया गया था राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री के पद पर। उस समय प्रणब मुखर्जी और नरसिंह राव बंगाल से आते समय हवाई जहाज में उनके साथ थे और वो तय किया गया और उन्हें बनाया गया। तो दिसंबर 27 से 30 तक जो है चुनाव की गणना हुई थी।
1984 में। तो भारतीय जनता पार्टी को ये 5वां साल चल रहा था। अब यह देखने वाली बात क्या है, ध्यान ये दीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी का जो चलित का अंक 9 है और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का अगर हम देखें हैं तो जो वर्षांक है, वर्षांक वो 9 है। अब ये दोनों मिलकर के क्या हुए, 5वें साल के विरोधी और 5 का अंक इनका घोर विरोधी। तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रथम ग्रासे मक्षी का पात है, यानी पहले ही कौर में मक्खी का गिर जाना, मतलब पहला ही चुनाव लड़ा था पार्टी के गठन के बाद में, और उस चुनाव में क्या हुआ, इनका मामला ये बैठा कि वो 2 सीटों पर आ गए। अब ऐसी अवस्था में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी, अच्छा वो 2 सीटें भी कहां से आई थी, शनि के अंक वाला था, एक तो आंध्र प्रदेश का मामला था। प्रवीण तेवतिया जी, जय श्री राम। अब ये देखना पड़ेगा कि देखिए क्या होता है, पिछली घटनाओं का विश्लेषण या उनका मंथन इसलिए किया जाता है कि जैसे रेखा गणित में होता है ना, पीछे की रेखा ये है, तो पीछे की रेखा के सहारे अगर फुटा या स्केल बनाएंगे तो आगे सीधी रेखा बन जाएगी, और पिछली रेखा को आधार नहीं लेंगे तो आगे की रेखा टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, सीधी लेकिन टेढ़ी मेढ़ी। सीधी का मतलब यहाँ आने के बाद ये होगी, तो ये तो सीधी है लेकिन इसके साथ में टेढ़ी हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी, और वो 1980 से 86 तक लगभग 6 साल रहे। पहले तो हमें ये समझ लेना है, 6 साल अटल जी इस पार्टी के अध्यक्ष रहे, और 25 दिसंबर 1924 के अटल जी को मूलांक 7 और भाग्यांक 8 7 का विरोध दी है। 7 स्त्री अंक है, स्त्री अंक भंग होने से उन्हें दाम्पत्य का सुख नहीं मिला, अपने परिवार का सुख अटल जी को नहीं मिला। अटल जी का जन्म गुरुवार को हुआ था, तो गुरु की कृपा से वो जो है तो बोलने में बहुत कुशल थे, सब जानते हैं उनकी वक्तृत्व कला के बारे में। तो पार्टी के लिए क्या हुआ, अटल जी का कार्यकाल लगभग 6 वर्षों का रहा। फिर लाल कृष्ण आडवाणी 86 से 91 लगभग 5 साल वे रहे। तो 8 नवंबर 1987 को ये जन्मे, मंगलवार का दिन था, मूलांक 8 और भाग्यांक 2। अब देखिए अडवाणी जी के यहाँ एक विशेष बात क्या रही कि इनका मंगलवार का अंक इनके भाग्यांक 2 का विरोधी, और इनका मूलांक 9 का मित्र, लेकिन मूलांक 8 और भाग्यांक 2 स्त्री अंक भंग करते हैं, पार्टी के अंक भंग करते हैं, उम्मीदें तोड़ते हैं, अपेक्षाएं तोड़ते हैं, खंडित करते हैं। तो जब ये माना जा रहा था कि भाई अडवाणी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उस समय फिर हुआ क्या, उस समय फिर ये हुआ कि अडवाणी जी ने, अंदर से बात आती है करना पड़ा, लेकिन अडवाणी जी ने प्रकटतः अटल जी का नाम प्रस्तावित किया प्रधानमंत्री पद के लिए। हवाला बीच में आ गया था, जैन डायरिया आ गई थी, बहुत लफड़े हो गए थे। तो ये कहा जा रहा है कि अडवाणी जी नहीं चाहते थे कि ये विवाद है इसका पार्टी पर असर पड़े, सोच तो अच्छी थी। फिर आप देखिए अडवाणी जी की इच्छाएं कैसे टूटती है मूलांक 8 और भाग्यांक 2 में, कि जब वो लड़ भी लेते 2009 का चुनाव अपने ही उम्मीदवारी में, लोकसभा का हार जाते हैं। 2014 में अडवाणी सोचते हैं कि अब तो मैं फिर एक बार प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनूंगा, लेकिन वहां उम्मीदें टूटती और नरेंद्र मोदी बनते हैं और प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं। तो मुरली मनोहर जोशी जो है वो 1991 से 93 लगभग 2 वर्ष रहे। 5 जनवरी 1934 वाले जोशी जी का मूलांक 5 भाग्यांक 5 था, दिन अंक 6 था, वो जो भाजपा का स्थापना का मूलांक 6 है वो, और जोशी जी का नामांक है वो डॉक्टर के समेत 1 है और बिना डॉक्टर के 4 है। अब ये 4 वही अंक है जो भारतीय जनता पार्टी के भाग्यांक 1 के साथ में उस पार्टी के जो स्थापना का दिन है रविवार, रविवार का दिन का अंक 1, वो दोनों के साथ में विरोध युति में बैठा है, दोनों 1 के साथ, 1 1, वो दोनों 4 के विरोधी है। एक मुखिया का होता है, बड़े का होता है, प्रधान का होता है, अध्यक्ष का होता है। इसलिए मुरली मनोहर जोशी जी सिर्फ 2 साल के लिए बने और उसके बाद कभी नहीं बने, जबकि अटल जी एक बार में 6 साल बन लिए, 5 साल अडवाणी जी तब बने, और उसके बाद में अडवाणी जी फिर आते हैं, फिर बनते हैं, तो 2 बार और बनते हैं वे। अब हम बात करते हैं तो मुरली मनोहर जोशी जी के बाद में फिर एल के अडवाणी आए 1993 से 98, इनके अंकों की बात हम कर चुके हैं कि ये अंक पार्टी के लिए एक उछाल के अंक कैसे हैं। एक तो यह कि पार्टी का भाग्यांक 1 और इनका मूलांक 1 दोनों के एक दूसरे के विरोधी है, तो पार्टी का जब भी इन्होंने नेतृत्व किया है इन्हें आगे उसका लाभ नहीं मिला। और इनका जो अडवाणी का भाग्यांक 2 है वो पार्टी का मूलांक 6 उसका मित्र है।
फिर उसके बाद में एक चीज ये भी देख लेना कि एल के अडवाणी का जो दिन अंक 9 है मंगलवार के कारण, वो 9 राजनीति में प्रतिष्ठा और गहराई से खूंटा गाड़ना उसका होता है। फिर 98 से 2000 तक लगभग 2 वर्षों के लिए कुशाभाऊ ठाकरे बिल्कुल एक ऐसा नाम आया जिसने चौंका दिया, क्योंकि राजमाता साहेब तो मना कर चुकी थी कि वे पार्टी का अध्यक्ष कभी नहीं बनेंगी। और एक और बात है, राजमाता विजया राजे जी जो हैं सिंधिया, उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब उन्हें उप प्रधानमंत्री पद का भी ऑफर हुआ, उन्हें बड़े कैबिनेट मंत्री पद का भी ऑफर हुआ, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनके जो गुरुजी दतिया पीठ वाले, उनका ऐसा कहना था कि अगर आपने कोई पद स्वीकार किया तो आपकी संतान का राजयोग समाप्त हो जाएगा। उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो संतान ने खूब राज किया। माधवराज सिंधिया ने भी किया, यशोधरा राजे जी ने किया, वसुंधरा जी तो खैर 3 बार मुख्यमंत्री, 3 में बनी, 13 में 2 बार मुख्यमंत्री बनी, 3 बार अशोक गहलोत, वसुंधरा जी 2 बार बनी थी। तो कुशाभाऊ ठाकरे 15 अगस्त 1922 वाले, मूलांक 6, भाग्यांक 1, दिनांक 9 और नामांक 5। अब आप कहेंगे, एक बार रुकिए, आपने बताया, यानी हमने बताया कि भाजपा का मूलांक 6 भाग्यांक 1 है, कुशाभाऊ ठाकरे का ठीक ठीक मूलांक 6 और भाग्यांक 1। तो फिर इन्होंने लगभग 2 साल क्यों, 10-12 साल की लंबी पारी क्यों नहीं खेली? आपने ध्यान नहीं दिया। इनके यहाँ पर क्या है, इनके यहाँ पर नामांक 5 है और 15 अगस्त का जन्म है। 15 अगस्त मतलब 21 जुलाई से 20 अगस्त में पितृअंक होते हैं 1 और 4। ये पितृअंक जब नामांक 5 के साथ मिलते हैं, अंक 5 के साथ, तो फैलाव लाते हैं, मतलब संगठन में फैलाव, यानी एक अच्छे संगठन करता। इसलिए कुशाभाऊ ठाकरे जो है वो अच्छे, बहुत अच्छे कुशल संगठक थे, संगठन करता थे। ये पद पर, अध्यक्ष पद पर रहकर उतने सफल नहीं हुए। और उसके बाद तो 2 नाम ऐसे आए, तीसरा तो इतना नहीं, लेकिन 2 नाम ऐसे आए जिन्होंने बिल्कुल चौंका दिया। दोनों दक्षिण भारत के थे, तेलंगाना से बंगारू लक्ष्मण, उस समय तेलंगाना नहीं हुआ करता था, वो आंध्र प्रदेश ही होता था। बंगारू लक्ष्मण 17 मार्च 1939, मूलांक 8, भाग्यांक 6, दिनांक 6, नामांक 3। ये जो भाग्यांक 6 और दिनांक 6 ने, ये 6 मूलांक 8 के साथ मिले तो भ्रष्ट कर दिए, शुक्र भ्रष्ट हो गया, और वो भी दोहरा। ये दोहरे भ्रष्ट शुक्र का मतलब है कि उनसे बताते हैं कि शायद $800 या $900 की रिश्वत लेते हुए कैमरे में स्टिंग ऑपरेशन में कैद हो गए, और रक्षा सौदों के बीच में दलाली का ऐसा कुछ मामला बताते हैं। वो स्टिंग ऑपरेशन हुआ और बंगारू लक्ष्मण को हटाना पड़ा, और बंगारू लक्ष्मण संभवतः 2012 में जो इन पर केस चला, उसका 2012 केस तो तभी चल गया, 2012 में इन्हें सजा मिली और 14 में इनका देहांत हो गया। ऐसा कुछ है इनके मामले में। तो वो जो शुक्र भ्रष्ट होने से भाजपा पर एक बदनामी का दाग लगा, तो उसके बाद में अगला नाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद ले, उसने और भी चौंका दिया। उसने ऐसे चौंका दिया कि वो था जेना कृष्णमूर्ति का। और जेना कृष्णमूर्ति जो है, ये तमिलनाडु से थे। ये आज जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई तमिलनाडु का अध्यक्ष लाकर केंद्र में लाओ, जो अन्नामलाई थे, अन्नामलाई जब भी जो प्रदेश अध्यक्ष जो पुलिस सेवा से रिटायरमेंट लेकर आए ना, उनकी बात हो रही है। उन पर हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इतनी ही बात करें कि जो लोग अब कह रहे हैं कि दक्षिण भारत से राष्ट्रीय अध्यक्ष लाओ या कैबिनेट में मंत्री लाओ, तमिलनाडु और केरल से और यहाँ से, तो तमिलनाडु से तो तभी आ गए थे जेना कृष्णमूर्ति, 2001 से 2002, लगभग 2 साल, 1.5-2 साल रहे ये, लगभग 2 साल। जेना कृष्णमूर्ति जो है 24 मई 1928 के थे, तो मूलांक 6 और भाग्यांक 4। अब 6-4 का विरोधी है, और ये अंक ठीक ठीक वैसे ही पड़ गए हैं कि जिस तरीके से जो है वो अंक कुशाभाऊ ठाकरे के थे। कुशाभाऊ ठाकरे के 6 और 1 था, इनके 6 और 4 है, तो 4 का अंक जो है वो 1 के साथ पितृअंक ही कहलाता है। 2 और 7 स्त्री अंक होते हैं, मातृअंक होते हैं, और 1 और 4 पुरुष अंक होते हैं, पितृअंक होते हैं। तो जेना कृष्णमूर्ति जो है, इनका दिनांक 3 था और नामांक 4 था। अब ये 4 यहाँ पर 2 हो गए, भाग्यांक में भी 4 हो गया और नामांक में भी 4 हो गया, और दिन का अंक 3 है, तो दोहरी गुरु चांडाल युति हो गई। और दोहरी गुरु चांडाल युति अच्छी है या बुरी है, उसके हिसाब से तय होता कि फल अच्छा मिलेगा कि बुरा। हेमंत बिदवी जी, जय श्री राम, स्वागत है। तो ये कौन निर्णय करेगा? ये निर्णय करेगा जेना कृष्णमूर्ति का मूलांक 6। वो 6 दोनों 4 का विरोधी है, 3 का विरोधी है, यानी 3 अंक है, तीनों के वो विरोधी है। ये बुरी पड़ी।
फिर एम वेंकैया नायडू आए, वो 2002 से 2004 लगभग 2 साल वे रहे। मूलांक 1 और भाग्यांक 4 वो तो पितृदोष वाले अंकों के ही थे, तो इसलिए उस समय भी भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत लंबा चौड़ा फायदा नहीं हुआ, बल्कि तो 2004 में तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव भी हार गई थी। तो अब इनके बाद में फिर से 2004-5 यहाँ लाल कृष्ण आडवाणी का पदार्पण होता है, फिर से तीसरी बार, और उनके अंकों की बात हम कर चुके हैं। अब हुआ यूं कि 2004 में जब एनडीए ने अपनी सरकार खो दी, तो उसके बाद में जब आडवाणी जी ने संभाला पद, और उसके बाद फिर वो गए उधर, पद संभाला 2004-5 में। तो आडवाणी जी जब पाकिस्तान यात्रा पर गए थे ना, तो आपको पता होगा कि इनका एक बयान वायरल हुआ था जिन्ना के बारे में। आडवाणी जी आधिकारिक यात्रा पर थे पाकिस्तान की, सत्तासीन होते हुए, तो वहां वो गए और बयान इतना था कि भगवान जाने क्या कहा उन्होंने, लेकिन जो भी कहा मीडिया में आया कि इन्होंने जिन्ना की तारीफ की, जिन्ना को महान बताया, और ये वो पता नहीं क्या क्या, वो बयान तूल पकड़ गया। और भारतीय जनता पार्टी के काडर के नेताओं के दबाव में, बताते हैं कि आरएसएस का भी दबाव था, उस दबाव में इन्हें त्याग पत्र देना पड़ा और इनकी विदाई होगी पद से। अब यहाँ पर आकस्मिकता राजनाथ सिंह को मिलती है। राजनाथ सिंह 13 फरवरी 1950 मूल मनाते हुए 10 जुलाई को है, वो एक अलग बात है। मूलांक 4 भाग्यांक 3 प्रति गुरु चांडाल युति, इसलिए जब जब भी पार्टी में किसी के साथ कोई दुर्घटना हुई है, राजनाथ सिंह को उसका फायदा पहुंचा। अब यहाँ दुर्घटना किसके साथ हुई? एल के आडवाणी जी के साथ। आडवाणी जी को आकस्मिक रूप से त्याग पत्र देना पड़ा, तो तुरंत किसको फायदा मिला? राजनाथ सिंह जी को, इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इनके बाद ये 2005 से 9 तक रहे। इनके बाद में 19 दिसंबर 2009 को झारखंड चुनाव हारने के बाद की बात है, नितिन गडकरी उस समय सबसे कम उम्र के थे, और सबसे कम उम्र का मतलब ये होगा कि उनको 52 साल हुए थे, 53वां चल ही रहा था, वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। हमें तारीख भी याद है, 19 दिसंबर 2009 को। अब नितिन गडकरी के अंक देखिए, मूलांक 9, भाग्यांक 9, दिनांक 27, नामांक 3 और मूलांक भाग्यांक 9 बड़े प्रबल मित्र अंक हैं, बड़े। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गया कि दिनांक 27, ये दिनांक 27 है ना, 3 के साथ तो अच्छी मित्रता युति बनाते, लेकिन 9 इनके साथ में विरोधी युति बनाता है। और 2 और 7 का अगर विरोधी न होता, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध परिवार से, पार्टी से, दल से, गठबंधन से, साथियों से ही षड्यंत्र होता है, वही ले डूबते हैं। तो जिन नितिन गडकरी के लिए भाजपा ने अपना संविधान बदल दिया था और यह तय कर दिया था कि 23 जनवरी 2013 को नितिन गडकरी फिर से बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और 22 जनवरी 2013 को नितिन गडकरी को मंगलवार को औपचारिक रूप से तैयार करेंगे, और 23 तारीख को वो एकमात्र उनका प्रतीकात्मक नामांकन होगा और उस दिन बना देंगे। लेकिन ठीक पहले पार्टी के अंदर के षड्यंत्रों के कारण, पार्टी के विरोधियों के साथ मिलकर षड्यंत्र के कारण, घोर विरोधियों के कारण, राजनीतिक दुश्मनों के कारण नितिन गडकरी के साथ क्या हुआ? एक दिन पहले, दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के एक दिन पहले, 22 जुलाई को शाम 4, 4:30, पौने 5 बजे, यानी 4-5 बजे के बीच में उनका त्याग पत्र हो जाता है। और ये एक दुर्घटना थी नितिन गडकरी के साथ। यहाँ पे लाभ फिर राजनाथ सिंह को मिलता है, फिर वे बनते हैं, और उनके बाद में अमित शाह बनते हैं। राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भाजपा जीतती है 10 साल बाद 2014, और हम 4 सितंबर 2013 को राजनाथ सिंह जी को ये कह चुके कि आपको ये श्रेय मिलेगा कि आपके नेतृत्व में भाजपा एनडीए की सरकार आ रही है, मिला। उसके बाद अमित शाह बने 22 अक्टूबर 1964 को, मूलांक 4, भाग्यांक 7, राहु केतु साथ में बैठे। अमित शाह के अंकों के लिए हम बात कर चुके हैं, योगी जी और अमित शाह जी वाले जो अंक थे उसमें हम बात डिटेल में कर लिया। और जेपी नड्डा है, वो 2 दिसंबर 1960 वाले हैं, तो ये 2020 में बने, अब तक चल रहे हैं। और इनकी अगर हम बात करें तो पार्टी के अंकों के बाद में फिर हम इनकी बात करेंगे। देखिए क्या है, मूल बात यह है कि 1998 में एनडीए बना, 1998 में, और वहां फिर जयललिता के कारण से सरकार खतरे में आई, और एक वोट उड़ीसा के मुख्यमंत्री के एक वोट गिरधर गमांग के कारण से वो सरकार अटल जी की गई।
99 में फिर एनडीए जो है बिना जयललिता, बिना अन्ना द्रमुक के पूर्ण बहुमत में आया और ये सरकार अटल जी की फिर बनी जो चली। अब हुआ क्या? हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा के लिए एक चीज ध्यान रखी जानी चाहिए। देखिए 2004, अब आप कहेंगे गुरुजी ये तो 6 का अंक बना और पार्टी का मूलांक 6 है, तो फिर 2004 में भाजपा हार कैसे गई? मूलांक का अंक है और हार गई। आप जब कभी भी ऐसी बात सोचे ना तो हमेशा महाभारत का वो एक टुकड़ा उद्धरण याद रखिए। क्या? अश्वत्थामा हतो। सिर्फ इतना सुनने से समझने से पार नहीं पड़ेगी। अगर सिर्फ इतना सुनेंगे समझेंगे ना मित्रों तो क्या होगा? तो होगा ये कि आप अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे। होना ये चाहिए कि आप पूरी बात सुने। अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। अश्वत्थामा मारा गया, ये पता नहीं कि मनुष्य मरा या हाथी मरा। अगर आधा समझेंगे तो द्रोणाचार्य वाली हालत हो जाएगी। याद कर लीजिए क्या हुआ। द्रोणाचार्य ने सुना अश्वत्थामा हाथों और शांत होकर हथियार फेंक कर समाधि लगाकर बैठ गए। धृष्टद्युम्न ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया, जान से हाथ धो बैठे। देखिए क्या है, 2004 का जो भाजपा का है वो 6 का अंक है, बात सही है। लेकिन 2004 के 6 के साथ में ये भी तो देखिए कि 2 और 4 चंद्रमा राहु पीड़ित हो गया भाई। दल का अंक खराब हो गया। 2 दल का अंक है, पार्टी का अंक है, गठबंधन का अंक है, सरकार का अंक है। सरकार यानी पार्टी की सरकार, गठबंधन की सरकार। और 4 राहु से लग गया तो राहु ने 2 को खराब कर दिया ना, भ्रष्ट कर दिया। तो फिर ऐसे वो कैसे जीतते? प्रश्न ही नहीं उठता जीतने का। और उसके बाद भी चुना क्या गया? जब चुना गया अप्रैल मई का समय, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उस दशक के यानी कि 2009 तक के दशक के जो अंक है वो क्या थे? वो थे मई से जून की प्रधानता वाले। तो वो जो 2 चुनाव हुए 2004 और 9, अब आप याद कर लीजिए 2009 में भी चुनाव कब हुए थे? मध्य अप्रैल से मध्य मई, 20 मई से पहले परिणाम आ गए थे और वही समय खराब था। और 21 मई से आगे का समय। हमने 2019 के समय में कई जगह व्याख्यान दिए और कई जगह लिखा भी कि अगर भारतीय जनता पार्टी जो भी ये तिथि चुनाव वगैरह है इसको ध्यान में रखे, क्या कि 20 मई तक अगर चुनाव परिणाम आते हैं 2019 में तो भाजपा की सीटें कम होंगी और 20 मई से बाद में आते हैं तो बढ़ेंगी। और इस बार भी यही चीज कही थी, लेकिन इस बार हमने कहा था कि 31 मई तक रिजल्ट आ जाना चाहिए चुनाव का, मतगणना का, और 31 मई के बाद सरकार बननी चाहिए तो अच्छी अवस्था रहेगी। लेकिन अगर 31 मई तक नहीं आता है मतगणना का परिणाम तो भाजपा के लिए बुरा रहेगा और सबको पता है क्या हुआ। अब हुआ ये कि 2014 और 19 की बात आपके सामने है। अब आज की तारीख की हम बात करें तो इस बात को यूं देखिए कि जेपी नड्डा जो है वे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो इनका 2 दिसंबर 1960 में मूलांक 2, भाग्यांक 3, ये 2 का अंक स्त्री अंक है, गठबंधन का है, पार्टी का है, दल का है। और इनका आयु अंक जो है वो 1960 के कारण से अभी चल रहा है 1 दिसंबर तक इन्हें 64वां वर्ष चलेगा। 64वें वर्ष के कारण इनका 6 और 4 1 का अंक है। लेकिन ध्यान दीजिए ये 6 और 4 में 6 4 का विरोधी है, 6 4 का विरोधी। और ये हमने जैना कृष्णमूर्ति के मूलांक 6 और भाग्यांक 4 के समय बताया था आपको राष्ट्रीय अध्यक्षों के मामले में। अब जेपी नड्डा का जो जन्म का दिन है वो शुक्रवार है तो ये दिन हो गया 6, नामांक 2 है तो मूलांक 2 और नामांक 2। अब ध्यान ये दीजिएगा कि ये वर्ष 2024 का इसका खुद का अंक कितना है? 2024, 22448 हो गया ना, वर्षांक 8। ये वर्षांक 8 जेपी नड्डा के मूलांक 2 और नामांक 2 का मित्र तो है, लेकिन उसे भंग कर रहा है भाई, भंग कर रहा है। पार्टी के अंक भंग कर रहा है, गठबंधन के अंक भंग कर रहा है, दल के अंक भंग कर रहा है। और ऊपर से क्या है? ऊपर से कि जेपी नड्डा के जन्म का जो अंक है 6, जन्म का अंक 6, ये इनके 64वें वर्ष का आयु अंक का जो 1 अंक बनता है ना, उस 1 अंक का क्या है? उसका विरोधी है 64 का। अब यहां पर ये देखिए कि जेपी नड्डा के पक्ष में एक बात क्या जा रही है, वो ये जा रही है कि नड्डा जी का भाग्यांक 3 है ना, वो इनके नामांक और मूलांक का मित्र है
और 3 का अंक वायु प्रधान अंक है, इसलिए विसरण करता है, वायु फैलती है, वायु को फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप फैलती है, वो फैलती है। तो ये कार्यकाल इनके क्या हो रहे हैं, आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनका कार्यकाल कहाँ था, 2020 से 23 ही था, 3 साल का कार्यकाल, लेकिन ये खिसक रहे हैं, इनके कार्यकाल विस्तार मिल रहा है। पहले लोकसभा चुनाव के कारण विस्तार मिला, फिर ये जो दूसरे चुनाव और इनके कारण विस्तार मिला। अब हो सकता है कि महाराष्ट्र हरियाणा में लोकसभा ये विधानसभा चुनाव होंगे, हो सकता है उनके झारखंड में होंगे नवंबर में, तो हो सकता है उनके लिए ये विस्तार मिल जाए, मिल भी जाए तो कोई अचंबा नहीं है। ये अंक 3 है, लेकिन हो क्या रहा है। अच्छा एक और है, जेपी नड्डा का जन्म हुआ है 21 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में, तो मासांक भी 3 है, चलित का अंक भी 3 है, तो बृहस्पति अच्छा है। इसलिए आला कमान, लोकसभा चुनाव का परिणाम चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन आला कमान जो है इनके ऊपर का आला कमान, वो कमोबेश इनसे संतुष्ट है। और ऐसा नहीं कि तुरंत पद खाली करो, चलाइए आप, ये 2-4 चुनाव लड़वाइए। तो ये बात जा रही है। अब बात तो ठीक है, लेकिन 2 दिसंबर तक, 2 दिसंबर इनका जन्म, अगला जन्मदिन है, वहां से इन्हें आरंभ होगा 65वां वर्ष। 65वां वर्ष क्या है, 6 और 5 11 2। तो अब एक क्या है, 65वां वर्ष इन्हें दिला रहा है राजयोग, 65वां दिलवा रहा है 66वां, यानी कि 2025-26 में ये केंद्र सरकार में मंत्री बन सकते हैं। भाई फिलहाल पावर का क्या है, राज्यपाल का योग इनके है नहीं, राज्य योग को हम कहते हैं मनोनयन योग। राज्य, राज्यसभा, राज्यपाल, ये मनोनयन, एक तरह का मनोनयन ही है। राज्यसभा में भी जब तय होता है कि इतने वोट मिलने हैं, ये बनने, इतनी सीटें हमारी आनी है, तो मोटे तौर पर। तो इसीलिए जेपी नड्डा का 2 दिसंबर से लेकर अगले 2 साल का जो समय है वो है कैसा, वो राजयोग का है। अब राजयोग, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते तो राजयोग, ये तो पार्टी का राजयोग है, अध्यक्ष का कहाँ राजयोग है। इसका मतलब ये है कि जेपी नड्डा जो है वो 1 दिसंबर तक इनका पद छूट सकता है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हट सकते हैं। अब हमने ये कहा, जब 8 मार्च को वीडियो डाले थे नए साल वाले, भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा का वीडियो, वो भी आप देखिए, हमारे 8 मार्च 2024 के, वो देखिए, उसमें आपको मिलेगा। भाजपा को ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को समस्या रह सकती है, भाजपा के ये है, हाँ ये बात कही है हमने कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नेतृत्व, पार्टी का नेतृत्व कौन होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय स्तर पर वो नेतृत्व जो है उसे बड़ी समस्या हो सकती है, और पार्टी के चुनावी विजय को लेकर वो बड़ी असहजता हो सकती है। तो भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के लिए तो असहजता हो गई ना। तो दूसरी बात क्या है कि नड्डा जी का इधर पद छूटने के योग है, और उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली होने के योग है। इसका मतलब है कि कुछ दिन भले ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जेपी नड्डा के पद छूटने का समय जल्दी आ रहा है। हाँ मगर ध्यान रखिएगा, हमने क्या कहा है, इनका भाग्यांक 3 है, इनका जन्म के महीने का अंक 3 है, इनके जन्म का चलित अंक 3 है। इन तीनों के कारण से इनकी राजनीति समाप्त नहीं होने जा रही है। ये एक दूसरे पद को, बड़े सत्ता वाले पद को, कैबिनेट मंत्री से कम तो क्या होंगे, पहले भी नहीं थे, तो ये बड़ा ऐसा पद लेने जा रहे हैं जहां इनका पावर किसी दूसरे रूप में बना रहेगा सरकार में, संगठन से भले ही निकले, सत्ता में रहेंगे। दूसरी बात क्या है कि वो भाजपा के भी ऐसा योग है और जेपी नड्डा के भी योग है कि ये अपने पद त्याग से पहले पहले ही संगठन में बड़ी उलटफेर करेंगे, बड़ा परिवर्तन या उल्लेखनीय परिवर्तन कर सकते हैं। और पलटकर हम कहें तो भाजपा के भी ये योग है, क्या योग है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इसके नेतृत्व में परिवर्तन हो सकता है, संगठन में उल्लेखनीय या बड़ा परिवर्तन संभव है। और एक बात जिस पर ध्यान दिया जाना है, चूंकि जेपी नड्डा के स्त्रीअंक है, मूलांक 2 है, और उसके बाद इनका जो है वो नामांक भी 2 है, और भारतीय जनता पार्टी का ये जो अभी वर्ष चल रहा है, ध्यान दीजिए, ये 45वां वर्ष चल रहा है। 45 का मूलांक कितना बनता है, 45 में 4 और 5, 4 और 5 9, ये 9 भारतीय जनता पार्टी के स्त्री अंकों के विरुद्ध है, स्त्री अंक, और जेपी नड्डा के तो विरुद्ध है ही। तो इसीलिए जेपी नड्डा अगर 1 दिसंबर तक या उसके थोड़ा आगे तक भी अध्यक्ष रहते हैं, तो ऐसी अवस्था में ये इनके लिए और इनकी पार्टी भाजपा के लिए अच्छा नहीं होगा। कैसे कैसे, ये देखिए, फिर देखिए, ध्यान दीजिए, भाजपा का अपना आयु अंक 45 में से 9 बन गया ना 9। अब ये जो 9 है भाजपा का, ये ध्यान दीजिएगा, ये जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है,
अगर नड्डा जी यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होते तो हम इनकी बात ऐसे नहीं करते, किसी और का जो अध्यक्ष होता उसकी बात करते। तो वो दो इनका मूलांक और नामांक उसका विरोधी है। और एक और बात है, ये जो हमारा चुनावी वर्ष है ना, इस वर्ष में हरियाणा में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके अलावा झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो एक है गया पूर्व का, एक है गया दक्षिण का, और एक है गया आपका पश्चिम का। हरियाणा पश्चिम में ज्यादा है, उत्तर में नहीं है। तो ये जो वर्षांक है, चुनावी वर्षांक 8, ये 8 क्या करेगा? ये 8 दक्षिण दिशा का अंक 8 है, तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए असहजता उत्पन्न कर देगा। और ये योग क्या करेगा? भारतीय जनता पार्टी में एक अंदर कुछ ऐसा उबाल आएगा, और उस उबाल का परिणाम ये होगा कि भाजपा, हम तो शुरू से कह रहे हैं, जब से अजित पवार एनसीपी पर कब्जा करके किनारे हुए हैं, भाई कब्जा करके मतलब उनका कब्जा हो गया ना, कि निर्वाचन आयोग ने असली चुनाव चिन्ह और नाम एनसीपी का वो अजित पवार को दे दिया, और शिवसेना का एकनाथ शिंदे को दे दिया, तो उनका कब्जा हो गया, वे काबिज हो गए भाषात्मक मुहावरे में। और वैसे भी अब ये जो हम तो पहले से कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना का भविष्य अच्छा नहीं और अजित पवार का नहीं, ऐसा नहीं कि लोकसभा चुनाव के बाद कह रहे हैं, हम पहले से कह रहे हैं। जब अजित पवार तोड़कर इधर आए, शिंदे तोड़कर आए, पार्टी बनाई, तब से अब देखिए हमारे जो हमारे साक्षात्कार है मीडिया को दिए हुए, हमारी क्लिपिंग जो है, हमारे आलेख जो है, हमारे वीडियो वो देखिए। तो भारतीय जनता पार्टी ये भी अगर हो जाए तो बड़ी बात नहीं है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार से मुक्ति पाने का सोचे, शिंदे से नहीं तो कम से कम अजित पवार से मुक्ति पाने का सोचे, क्योंकि अजित पवार के अंक पितृदोष के अंक हैं, और एकनाथ शिंदे के भी पितृदोष के अंक हैं। और पितृदोष के अंक जिसके यहाँ होते हैं उसकी तो सत्ता फिर से आना बड़ा कठिन काम होता है। ये तो इसलिए सत्ता आ गई क्योंकि 2023 की अगर हम बात करें तो 7 का अंक था जो खून पतला करता है। ध्यान दीजिएगा, एनसीपी एक पार्टी, एक परिवार था, खून पतला हुआ, रिश्ते टूटे, तो शरद पवार का परिवार यानी एनसीपी, निजी परिवार तो कायम है, अजीत पवार, सुनेत्रा पवार आते जाते रहते हैं उनके घर, लेकिन राजनीतिक परिवार यानी पार्टी टूट गई। 2023 का अंक कितना बना? 2, 2, 4 और 3, 7, 7 यानी केतु। ये क्या करता है? रक्त संबंध पतला, संबंध पतले करता है, तो पार्टी में संबंध पतले हुए, 2 फाड़ हो गई। और एकनाथ शिंदे की बात करें तो वो भी हम बता चुके हैं कि शिंदे साहब के यहाँ क्या है, उनके खुद के पितृदोष भयंकर है। एकनाथ शिंदे, एकनाथ खड़से, इन लोगों की अगर दोनों की हम बात करें तो दोनों के अंक भयंकर पितृदोष वाले हैं। और एकनाथ खड़से साहब को तो हमने आज से कोई 5-6 साल पहले, हो सकता है 6-7 साल पहले, खुद किसी माध्यम ने फोन पे बात करवाई तो कहा, उस समय वे हॉस्पिटल में थे, इलाज करवा रहे थे, हमने कहा कि खड़से साहब आप भयंकर पितृदोष वाले हैं। कैसे? कि दोनों के पुत्र का देहांत हो रखा है। शिंदे, एकनाथ शिंदे का पुत्र छोटी अवस्था में चला गया था, लड़कपन में चला गया, तो उसका कच्चा पितृदोष है, पुरुष पितृदोष। लेकिन यहाँ एकनाथ खड़से का पुत्र बड़ी उम्र में गया है शादी के बाद, तो वो पका हुआ पितृदोष है। तो एकनाथ शिंदे के उस पितृदोष के कारण से अभी जब बात करें तो वो पुरुष अंक खराब है जेपी नड्डा के। जेपी नड्डा के मूलांक 2 है, नामांक 2 है। उसके बाद में अगर हम देखें तो एक और क्या था, तो ये जो अवस्था, इस कारण से जेपी नड्डा के यहाँ पुरुष अंक खराब है, और अमित शाह के पुरुष अंक अच्छे थे, लेकिन वहां मूलांक 4 और भाग्यांश 7 राहु के, तो इसलिए अमित शाह की शैली काम करने की बड़ी अलग, दबंग शैली, वो आंखों से ही दबंग हो जाते थे। दबंग होने के लिए कोई बदतमीज होना आवश्यक नहीं है, खूब खराब बोलना वो नहीं है। अमित शाह तो बोलने वालों के मामले में बहुत कंजूस हैं, गिने चुने शब्द बोलते हैं, लेकिन उनके आंखों में जो राहु और अंक 4 और अंक 9 मंगल जो बैठे हैं वो बड़े गजब के हैं। हमने शायद कल या परसों ही कहा कि वो स्कैनिंग कर लेते हैं आदमी की। तो इसलिए महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी में बवाल मचेगा, अभी भी मचेगा, चुनाव से पहले संकट आएगा वहां पर। बहुत से लोग भाजपा भी छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि वहां जो फिलहाल की अगर गणना देखें और संभावित रूप से अगर 21 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में चुनाव परिणाम आते हैं मतगणना के, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वहां एकनाथ शिंदे, भाजपा और अजित पवार सरकार से ही बाहर हो जाएं और महाविकास गाड़ी की सरकार आ जाए। और ये भी अचंभा नहीं है
कि अजीत पवार चाचा के साथ ही चले जाएं। तो भाजपा में संकट इस रूप में वहां आ सकता है कि भाजपा फिर चुनाव लड़ेगी किसके साथ? एक नाथ शिंदे के साथ। एक नाथ शिंदे के तो लोकसभा में इतना खराब प्रदर्शन है कि अगर इसके आधार पे तो अभी मान लो भली सरकार गई, और हम तो पहले से कह रहे हैं कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की दौड़ में पिछड़ती जा रही है। तो भाजपा में वो जो पराजय होगी विधानसभा चुनाव की, उस पराजय के बाद में फिर बड़ा संकट आएगा। उसके हरियाणा में संकट खड़ा है सामने, भाजपा पर बड़ा संकट खड़ा है भाई। 10 साल की सत्ता हाथ से छीनती जा रही है। नायब सैनिक के अंक उतने हैं नहीं, मनोहर लाल खट्टर के अंक खराब थे तो नायब सैनिक के अंक भी खराब ही हैं। ये गलत चयन कर लिया मुख्यमंत्री का। उसके बाद हम झारखंड में चले जाएं तो झारखंड में जो स्थिति है वो ये है कि वहां भाजपा के पास ऐसा कोई आदमी ही नहीं है जिसका अंक 3 बढ़िया हो पुरुष अंकों के साथ, और मंगल बढ़िया हो, है ही नहीं किसी के। मतलब अंक 3 और अंक 9 के साथ में पुरुष अंक यानी अंक 1 और 4 बढ़िया हो, अच्छे हो। भाजपा के पास ऐसा कोई नेता ही नहीं। रघुवर दास को बनाया 5 साल, पूरे प्रदेश में भाजपा का सफाया हो गया। अगले चुनाव में 19 में, 14 में बनाया, 19 में सरकार गई, उन्हें राज्यपाल बनाकर बाहर भेजना पड़ा क्योंकि उनके दलगत अंक स्त्री अंक इतने खराब हैं कि वो पार्टी के अंदर टूट की नौबत आ गई भाई। सरयू राय कितने वरिष्ठ मंत्री भाजपाई वो बागी लड़े, रघुवर दास को हरा दिया और आज भी वो निर्दलीय है। बाबूलाल मरांडी के अंक ऐसे नहीं, और फिर वे 70 से 79 वाले अंक 7 के दौर में गुजर रहे हैं, तो अंक 7 उनका अच्छा नहीं है, इसलिए उनके पर दांव लगाना मतलब भाजपा को घाटा है। अर्जुन मुंडा के बारे में हमने 2009 में भविष्यवाणी की थी। इंडिया न्यूज चैनल वालों की इसी नाम से एक मैगजीन निकलती थी। हमने कहा था कि अर्जुन मुंडा जो है ये कभी भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। कौन बचता है? अब जो छोटे मोटे नेता बचे हैं किसी में ऐसा नहीं है। तो भाजपा में ये बड़ा संकट आने वाला है। भाजपा पर कौन सा? झारखंड में बड़ा संकट आने वाला है। वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन अकेले पूर्ण बहुमत या अपने इंडिया गठबंधन मिलकर ही बना लें, भाजपा वहां पिछड़ी, बड़ा संकट आएगा भाजपा पर। हरियाणा में संकट, महाराष्ट्र में संकट, झारखंड में संकट है। अभी तो भाजपा में संकट एक और आने वाला है, वो ये है कि जैसे ही ये राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से बदला जाएगा, वो राष्ट्रीय, अच्छा अभी हम बात कब कर रहे हैं? हम अगले 3-3.5 साल तक की बात कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अभी भारतीय जनता पार्टी में संकट क्या क्या आने हैं कि देखिए, 31 दिसंबर 2026 तक 4 से 6 भाजपाई मुख्यमंत्री अपना पद खो सकते हैं। 31 दिसंबर 2026 तक 4, 5 या 6 भाजपाई मुख्यमंत्री जो आज आपको पदों पर दिख रहे हैं, इनका पद त्याग हो सकता है। कब से? आज से ही मान लीजिए, ठीक है। और दूसरा, वर्ष 2027 में फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल सकता है। 27 के बाद नहीं, वर्ष 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल सकता है। और वैसे अगर हम थोड़ा सा और अधिक गणना का अनुमान लगाएं तो मार्च में 27 में जब पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और 2 राज्य बच गए, गोवा, इनके चुनाव, विधानसभा चुनाव मार्च के मध्य तक संपन्न हो जाएंगे, तो अंत तक, तो उसके बाद भी हो सकता है जनवरी फरवरी में हो जाए। लेकिन 2027 में फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल सकता है। और दूसरे पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में सरकार और संगठन संबंधी बड़ी उठापटक हो सकती है। इन राज्यों में प्रदेशाध्यक्ष या कोई बड़ा आदमी जो है त्याग पत्र दे सकता है। हो सकता है इन राज्यों से जो केंद्र में मंत्री हैं उन्हें हटा दिया जाए, भाजपा के उन मंत्रियों को हटा दिया जाए, घर बिठा दिया जाए। ये भी भाजपा पर बड़ा संकट आएगा क्योंकि उससे असंतोष पैदा होगा। संगठन में 2025 के उत्तरार्ध से लेकर जुलाई 2025 से लेकर अगले जो 2 साल है यानी कि जून 2027 तक के बीच में भाजपा में राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में, पार्टी में बड़े बड़े असंतोष के स्वर उभर सकते हैं। उसके अलावा पूर्वोत्तर में सरकार या गठबंधन संबंधी बड़ी विपरीतता संभव है। मेघालय में भाजपा पर संकट आ सकता है बड़ा, कि जो एनपीपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं वो गठबंधन हो सकता है टूट जाए। इसके अलावा मेघालय के अलावा जो सप्त भगिनी है, 6 और 7 बहनों में से 6 बहनें और है, मतलब 7 राज्य है ना, सप्त भगिनी प्रदेश माने जाते हैं। असम के अलावा ये छोटे छोटे राज्य जो हैं, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, और कौन बच गया? मेघालय, है ना, नागालैंड, ये 7। तो इनमें क्या हो सकता है? या तो जहां जहां भाजपा सरकार में है वहां वो सरकार से बाहर हो सकती है। यहाँ संगठन में बड़ा संकट आ सकता है, संगठन का बड़ा नेता छोड़कर भी जा सकता है और उठापटक भी भाजपा को करनी पड़ सकती है।
तो अब आप देखिए महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और उसके बाद में हम जैसे कह रहे हैं अगले 3-3.5 साल की बात कर रहे हैं, तो उसमें बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, जम्मू कश्मीर, कितने राज्य हो गए। यहाँ सब में भाजपा पर बड़ा संकट आने वाला है। दिल्ली फरवरी मार्च 25 में, बिहार नवंबर 25 में, पंजाब 27 में, पश्चिम बंगाल 26 में, उत्तराखंड 27 में, तमिलनाडु 26 में, केरल 26 में, जम्मू कश्मीर तो अभी भी सुना है कि अगले साल 25 में या इस साल सर्दियों में तो शायद नहीं करवाएंगे क्योंकि वहां मौसम विपरीत है। 25 में वहां चुनाव हो सकता है। ये कितने राज्य हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 राज्य तो यही गिना दिए हमने। उसके बाद में आप देखिए 11 राज्य, और फिर आपका गोवा खतरे के निशान पर है। अब यहाँ ये अच्छा हिमाचल प्रदेश वो इनमें छूट गया, तो 13 राज्य हो गए अगले 3-3.5 साल में। और इन सब से छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी पर एक बहुत बड़ा संकट हमारी गणना के अनुसार आने वाला है। हम उस संकट के बारे में अपने कई वीडियो में कह चुके हैं। कैसी रहेगी मोदी 3.0 सरकार, उसमें कहा है 3 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना के परिणाम आने से एक दिन पहले हमने कहा है, हमारा जन्मदिन का विशेष कार्यक्रम था, ये भी कहा है, वो आज फिर कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। और ये बाद में चुनाव, ये 9 जून को जब मोदी सरकार बन गई उसके बाद के 5-7 दिन बाद का एक वीडियो है, कितनी चलेगी मोदी सरकार, उसमें भी। तो भारतीय जनता पार्टी पर एक बहुत बड़ा संकट टूटने वाला आने वाला है हमारी गणना के अनुसार, कि जुलाई अगस्त 2025 से लेकर अगस्त सितंबर 27 तक के बीच में भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि उसे अपना प्रधानमंत्री का चेहरा दूसरा चुनना पड़े। कोई आकस्मिकता, कोई राजनीतिक घटनाक्रम, कोई संवैधानिक घटनाक्रम, कोई व्यक्ति की किसी की इच्छा हो कि भाई चलिए अब मुझे पद पर नहीं रहना है, या फिर और कोई आकस्मिकता हो, लेकिन जो भी हो बात परिवर्तन की है। तो उस बीच में भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री के रूप में अपना नया चेहरा लाना होगा। कुछ मित्रों का ये सुझाव आ रहा है कि फिर ऐसे देखिए गुरुजी, ये भी तो हो सकता है कि मोदी जी ये कह दें भाई हो गया अब इतना, अब मैं पद छोड़ रहा हूं। हाँ, ये भी हो सकता है। हमने कहा ना, ये व्यक्ति की इच्छा, किसी व्यक्ति की इच्छा, ये भी हो सकता है। संवैधानिक कारण हो सकता है, लोकतांत्रिक कारण हो सकता है, कोई और आकस्मिकता हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बात हम परिणाम की कर रहे हैं, कारण की नहीं कर रहे। परिणाम ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी को नया प्रधानमंत्री चुनना पड़ेगा। क्या ये बहुत बड़ा संकट नहीं है? मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं भाई, पिछले 10 साल से कर रहे हैं। अगले 2-2.5 साल बाद जब किसी कारण से उनका पद छूटेगा, किसी भी कारण से उनका पद छूटेगा, तो बहुत लोगों को स्वीकार नहीं होगा कि यार मोदी जी रहते तो अच्छा होता। और क्योंकि उनका ऐसा धाकड़ अंदाज देश विदेश में, तो वो भारतीय जनता पार्टी पर कुल मिलाकर बड़ा संकट तो होगा ना। तो इसीलिए ये चीज है। और उसके बाद में अब देखिए, ये हम ये नहीं करें कि 13 राज्यों में भाजपा हार ही जाएगी। कुछ एक में जब ऐसा लग रहा है आज की गणना से कि हारेगी, और कुछ एक में जब मतगणना की दिनांक आएगी तब सभी राज्यों में और सटीकता से अनुमान लगा पाएंगे, गणना कर पाएंगे। अब ध्यान ये दीजिएगा मित्रों कि हम जब बात ये कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा संकट, तो आप सोचिए जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, अब गिनते रहिए आप, जम्मू कश्मीर में विपरीतता, हिमाचल में विपरीतता, हरियाणा में विपरीतता, पंजाब में विपरीतता। 2028 में नहीं गिन रहे हम, बाहर रखा है उसे, वरना राजस्थान में भी विपरीतता, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विपरीतता, पर वो हम, हाँ 3-3.5 साल में 2028 भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अभी चला 2024 नहीं, 28 नहीं आएगा। तो अभी हम ये बेल्ट छोड़ देते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये भी छोड़ देते हैं। अब हरियाणा, पंजाब, उसके बाद गुजरात में मुख्यमंत्री भी बदल जाएगा इन 3-3.5 साल की अवधि में, बदल जाएंगे। ये भूपेंद्र पटेल वो नहीं रहेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र की हमने बात कर ली है। फिर कर्नाटक में अगली बार भाजपा के लिए क्या रहेगा वो तब देखेंगे। अभी वहां भाजपा के लिए कोई बड़ी विपरीतता नहीं होनी है येदियुरप्पा के अलावा, ठीक है। और उसके बाद हम देखें, केरल भाजपा से विपरीतता है, गया। तेलंगाना भाजपा से गया, आंध्र भाजपा से गया, भाजपा से, एनडीए की बात नहीं कर रहे, भाजपा से। तमिलनाडु भाजपा का गया, इधर ओडिशा
वो उस समय भाजपा का देखेंगे, वो बाद की बात है, हम 27 तक की बात कर रहे हैं अभी, है ना। तो उसके बाद आप इधर आएंगे, बंगाल 26 में भाजपा का नहीं होगा, असम अभी, हाँ असम वो आएगा, उसमें देखेंगे असम की संभावना तब देखी जाएगी, और सिक्किम भाजपा के हाथ से गया। अब यहाँ पर आपका कौन बचा, और उत्तराखंड खतरे में है, उत्तर प्रदेश योगी बाबा रहे तो हम कहेंगे कि एडवांटेज टू भाजपा, और अगर योगी बाबा उस समय मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहे तो आप अभी नोट कर रखिए कि पीछे जो 2-4 लोग हैं, केशव मौर्य है, ब्रजेश पाठक है, मनोज सिन्हा है, या एक आध और भी कोई होगा, उसका नाम भी देखेंगे, तो इनके अंक इतने मजबूत नहीं है कि भाजपा को ला सकें। तो अब आप ये बताइए, उसमें हम झारखंड की बात कर चुके, उसमें बिहार की बात कर चुके, कि बिहार में इस बार तेजस्वी का जलवा दिख जाए तो अचंबा नहीं है कि वो सत्ता में बैठ जाए। ये अभी इतनी सारी बातें अगले 3.5 साल में, तो आप खुद ही बताइए क्या भाजपा पर बड़ा संकट आने वाला नहीं है। और एक और है, यही 3-3.5 साल भाजपा के संगठन के पुनर्गठन के होंगे। पुनर्गठन से भी ज्यादा हम यह शब्द काम लेंगे, पुनर्जन्म। इन 3-3.5 साल का मतलब है कि दिसंबर 27 तक की अवधि में भारतीय जनता पार्टी का एक नवीनीकरण हो जाएगा, एक नया रूप, नया कलेवर, नए लोग जो हैं उनके हाथों में नेतृत्व होगा। जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं बने, पहली बार बनेंगे, जो पहले प्रधानमंत्री कभी नहीं बने, पहली बार बनेंगे, जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बने लेकिन अध्यक्ष नहीं बने, वो भी बन सकते हैं अब राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, और बढ़िया मजबूत लोग आ सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और बढ़िया मजबूत, हमने ये नहीं कहा है बढ़िया मजबूत, इसका मतलब ये था अभी वाले खराब है, नहीं, और बढ़िया और मजबूत, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं अब भाजपा पर होंगी। तो भाई जब जैसे एक वो विज्ञापन आता है था, अब तो नहीं आता, असरानी बल्ब खरीदने जाते हैं, कंपनी का नाम हम नहीं लेंगे, बेकार में प्रचार हो जाएगा, हमें रॉयल्टी थोड़ी मिलती है। तो वो दुकानदार के पास जाते हैं कि ये दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, 5 10 दे दो, इतने सारे, बोले सारे घर के बदल डालूंगा। तो इन अगले 3.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी में आमूल चूल परिवर्तन, और इन 3-3.5 साल में अभी तो कई मेंढक कूद कूद कर भाजपा छोड़ छोड़ कर भागेंगे, जो आज भाजपा में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, दूसरे दलों से आए हैं, संगठन में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, सरकार में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उनके नाम अभी गिनवाने पर आ गए तो एक कार्यक्रम अभी 1 घंटे का हो रहा है, 3-4 घंटे का हो जाएगा, हमारे पास तो खूब आंकड़े हैं, जानकारी है। इसलिए संकेत में कह रहे हैं, जो भाजपा के बाहर से भाजपा में, दूसरे दलों से भाजपा में आए और संगठन में, सत्ता में, इधर उधर अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं, वो सब मेंढक, अधिकांश मेंढक, मेंढक मुहावरा है जो फुदक फुदक कर जाता है ना। तो वो जो अधिकांश मेंढक की तरह कूद कूद कर भाजपा छोड़कर निकल चुके होंगे, तो क्या ये भाजपा पर बड़ा संकट नहीं है। भाजपा ने पिछले 10-12 साल में पराये घोड़ों पर खूब दांव लगाया है, इधर उधर से आए हुए लाए हुए पर खूब दांव लगाया है, अधिकांश मेंढक ये कूद कूद कर चले जाएंगे, बहुत बड़ा संकट होगा भाजपा पर। इसलिए जब हम कह रहे हैं कि भाजपा पर बड़ा संकट आने वाला है, तो हमने बैनर में, शीर्षक में प्रश्नवाचक चिन्ह लिखे हैं, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह की आवश्यकता ही नहीं है, ये सीधा सपाट बयान है कि आने वाला है, और किस तरह से आने वाला है। हमने राज्यों के चुनाव से लेकर, वहां की सरकारों से लेकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर, सत्ता का स्वरूप, संगठन, प्रधानमंत्री, सबकी बातें कर ली है, पूरे देश का नक्शा आपको घुमा दिया और बता दिया कि अब बताइए कि क्या बचता है जिसे लेकर भाजपा कहे कि नहीं हम खुश हैं। क्योंकि इन 3.5 सालों में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल सकता है, राजस्थान का मुख्यमंत्री बदल सकता है, गुजरात का मुख्यमंत्री बदल सकता है, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदल सकता है, गोवा का मुख्यमंत्री बदल सकता है, और बिहार के उप मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। बताइए इससे बड़ा उठापटक, संकट, मामला और क्या हो सकता है। इसलिए मित्रों, हमने आपके सुझाए विषय पर बात की है, और हमने ये कोशिश की है कि हम आपके सामने ये बात रख सकें। मित्रों देखिए क्या है, कल हम क्षेत्र बदलने जा रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र का विषय नहीं लेंगे, कल का हमारा विषय होगा फिल्म क्षेत्र का। और हम आपको बता दें, आप अपने मित्रों, परिचितों, शुभचिंतकों से कहिए कि अधिकाधिक संख्या में कल आए, क्योंकि कल का विषय भी बड़ा रोचक है, और वो ये है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन का वास्तव में क्या तलाक होगा।
इन दोनों का निजी जीवन कैसा है, कैसा रहेगा, इनका दाम्पत्य कैसा रहेगा, अभिषेक बच्चन का करियर कैसा, आपके सुझाव आए हैं, नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एक मित्र है और उन्होंने, अभी कोशिश करते हैं आपको नाम बता सकें, उनका नाम नोट करना भूल गए, लेकिन एक मित्र हैं, उनके अलावा 8 संदेश हमें मिले हैं व्हाट्सएप पर। एक ने यही लिखा वीडियो में, तो कि भाई देखिए आप जो है इनके बारे में बताइएगा। चलिए अभी हम कमेंट्स में जाए हैं तो अभिषेक और ये, हाँ ये अब देखिए यही तो समस्या है ना, आपके मूल नाम होते नहीं है, वो बड़ी आईडी होती है, रहस्यमयी हो ना, आधी रात को अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर वो मास्क लगाए, ये मास्क वाली है, मास्क वाली क्या है, SHRKNJ28। 3 दिन पहले के वीडियो पर रणवीर सिंह वाले पर इन्होंने लिखा है कि प्लीज टेल अबाउट ऐश्वर्या राय एंड अभिषेक बच्चन डिवोर्स रूमर्स। फिलहाल तो हम रूमर यानी अफवाह ही कहेंगे, और 7 या 8 शायद 7 संदेश आएंगे व्हाट्सएप पर आए। एक बंधु ने सीधे कॉल ही लगा दिया, बोले इनका बताइए, उन्हें बड़ी चिंता हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आपका सुझाव हमारे यहाँ है, बहुत जगह यहाँ पर और भी सुझाव आएंगे, यहाँ रखेंगे। तो कल का हमारा विषय रहेगा अभिषेक और ऐश्वर्या का क्या तलाक होगा, क्या इनकी अफवाहें सच हैं और इनका करियर क्या है, ठीक है ना। तो और एक हम आपसे कह देते हैं कि भाई जो भी आप कमेंट करें, टिप्पणी करें, वीडियो पर करें, लाइव में करें, अगर आपकी स्पष्ट आईडी है तब तो ठीक है, और ऐसी रहस्यमयी आईडी है तो कम से कम अपना नाम अवश्य लिखेंगे, मेरा असली नाम ये है और मैं यहाँ से हूँ। हमें खुशी होती है कि हम अनजान आदमी की बजाय जाने पहचाने या परिचित हो जाने वाले जुड़ रहे हैं, वरना अनजान आप कुछ चेहरा ढका हुआ हमारे घर के सामने से दिन में 10 बार निकले और हमें फोन करे, यार आपने पहचाना नहीं, मैं 10 बार आया था, अब कैसे पहचाने भाई, मुंह तो ढका हुआ था तुम्हारा। और वही खुले मुंह से जाए और राम राम करता जाए तो हम उसको 2 दिन बाद ही पहचान लेंगे, अरे वही आदमी है। तो खैर मन की खुशी है, मन की खुशी के लिए आप भी कीजिए, हम भी करते हैं, और याद दिला देते हैं ना कि अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और साथ ही साथ में एक कमेंट आप सभी लिखिएगा एक विषय के बारे में कि आज का जो ये साउंड है, ये साउंड पिछले 2-4 वीडियो से कैसा है, अच्छा है, ठीक है, बराबर है, खराब है, क्या है, अच्छा है पिछले 3-4 दिन 5 दिन की वीडियो से, या उसके बराबर है या उससे खराब है, ये जरूर आप थोड़ा लिखिएगा, उससे क्या होगा कि हम आगे इसे जारी रख पाएंगे। तो दूसरी बात ये है कि याद है ना आपको, हर महीने के अंतिम रविवार को हम आपके प्रश्नों के निशुल्क जवाब देंगे, और इस बार का जो मनीषा जी ने लिखा है कि बहुत अच्छा है, चलिए धन्यवाद, और भी आप लिखिए, आप अपना अपना अनुभव लिखिए, हो सकता है सबको भिन्न भिन्न अनुभव हो। और दूसरी बात यह है कि आपको याद है ना, इस महीने का जुलाई का आखिरी अंतिम रविवार कौन सी तारीख को, 28वीं तारीख को, तो 28वीं तारीख यानी 28 जुलाई को आप यहाँ आइएगा, अपने मित्रों को, शुभ चिंतकों को प्रेरित कीजिएगा कि वे अपना प्रश्न लिखें और हम उनके प्रश्न का जवाब देंगे, निशुल्क मार्गदर्शन देंगे। लेकिन थोड़ा ये ध्यान रखिएगा प्रश्न एक ही हो, अपने बारे में, अपने माता पिता के बारे में, 15 साल से छोटे बच्चों के बारे में, वो भी भतीजा भतीजी, पुत्र पुत्री, भांजा भांजी भी हो सकते हैं, वो कोई समस्या नहीं है, बच्चे ये भी आपके अपने हैं, और पति पत्नी आपस में एक दूसरे के लिए पूछ सकते हैं, लेकिन अगर वे खुद आके पूछे तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, लेकिन इनके अलावा और किसी के बारे में पूछना आपको नहीं है, उन्हें कहिए खुद पूछें, ध्यान रखिएगा। तो आज के विषय को अब बस यही समेटते हैं। हेमंत जी का भी, संजय सिंह जी का, प्रदीप जी, डॉक्टर साहब का मिला कि अच्छा है, चलिए बढ़िया है, साउंड आज का अच्छा, इसी साउंड को बरकरार रखेंगे। तो मित्रों अब आपसे अनुमति चाहेंगे, मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश अब आपसे अनुमति चाहता हूं। आज बस इतना ही। आज के आनंद की जय, जय श्री राम।